जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके बीच एसके झा सर का साइंस का महामैराथन का आज पार्ट 4 है। इससे पहले हम 9 चैप्टर डाल चुके थे। अब आज जो पूछने वाले हैं 2 चैप्टर है, सरल आवर्त गति और पदार्थ के सामान्य गुण। इससे कन्फर्म है कि 5 से 6 नंबर आएगा। इसमें सरल आवर्त गति में झूले के बारे में समझेंगे, आयाम क्या होता है, सब चीज कंप्लीट पढ़ेंगे हम सब। आवर्ती गति क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है, आवृत्ति किसको बोलते हैं, पूरा आपको ऑफलाइन के माध्यम से समझेगा, ऑनलाइन वाला फीलिंग होगा, एकदम लगेगा करीब में है। इस तरीका से समझाएंगे कि अब पदार्थ के सामान्य गुण में आपको बताएंगे पृष्ठ तनाव हो गया, किसी का तो हुआ, टोटल जितना इसमें आएगा, किसका गतिज अधिक होगा, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, पूरा आपको समझाएंगे। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होता है? वैसा गति जो त्वरण विस्थापन समानुपाती हो, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। मतलब कि कहने के अनुसार यह है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति में मान लिया जाता है। इसको घुमा फिरा के नहीं समझिए। समझिए कि एक यहाँ पर है, इधर गया और फिर इधर गया। अब जैसे आप झूला चढ़ते हैं तो झूला देखे फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो इसको जैसे ये चित्र हो गया, यहाँ पर गए तो आप देखिए यहाँ से यहाँ गए, ये क्या हुआ, अंत बिंदु हुआ, ये क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ, और ये भी क्या हुआ, अंत बिंदु हुआ। 2 गो अंत हो गया, हुआ ना। तो यहाँ भी अंत हुआ, यहाँ भी अंत हुआ। जैसे कि यहाँ से जाते हैं यहाँ तो अंत हुआ, और फिर यहाँ से फिर यहाँ अंत हो गया। अब बोलेगा कि जैसे कि आपको आयाम क्या होता है, तो आयाम क्या होता है, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम क्षेत्र को क्या बोलेंगे, आयाम। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, आयाम। मध्य बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है, जहां पर विस्थापन का मान 0 होता है, उसको क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। जैसे कि मान लीजिए कि यहां से चले यहाँ पर आए और फिर यहां से यहाँ गए, तो बीच वाला क्षेत्र को क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। अब देखिए आपको जैसे से यहाँ पर बोझ देगा, बोलेगा कि आपको मध्य बिंदु पर विस्थापन क्या होगा, बताइए। 0। मध्य बिंदु तो विस्थापन 0। आइए बताइए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक। गतिज ऊर्जा यहाँ महत्तम होगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, महत्तम। अब वेग भी क्या होगा, महत्तम। गतिज ऊर्जा महत्तम तो वेग भी क्या होगा, कैसे, कहीं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv² भी वेग आया ना, तो ई बोलेगा कि ई यहाँ महत्तम, तो यहाँ क्या हुआ, 0। जैसे आप समझिए यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से गया तो वेग स्पीड ज्यादा रहेगा, और यहां पर जाकर के क्या हुआ, कम होगा। जैसे आप झूला पर चढ़ते हैं तो वहां जाता है तो कम होता है, जहां से शुरू किए वहां पर तो ज्यादा हुआ, गति ऊर्जा ज्यादा है तो वेग भी ज्यादा होगा। लेकिन वहां पहुंच गया तो गति ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, कम होता है ना, स्थिति की अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ बोलेगा गति ऊर्जा मध्य बिंदु पर क्या होता है, अधिक की कम, अधिक होगा, और अंत में क्या होगा, कम होगा। अब विस्थापन भी क्या होगा, यहाँ 0 होगा। समझ गया, यहाँ से चलेगा तब ना विस्थापन होगा, यहाँ 20 से यहाँ पर जाएंगे तब ना विस्थापन अधिक होगा। तो स्थिति ऊर्जा यहाँ पर क्या होगा, स्थिति ऊर्जा यहाँ पर क्या होगा, 0। गति ऊर्जा अधिक तो स्थिति ऊर्जा क्या हुआ, 0। बस इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसका जस्ट क्या हुआ, उल्टा। मध्य का उल्टा क्या हुआ, अंत हो गया। समझ में आया। अब बताइए आयाम किसको बोलेंगे, आयाम है ना मध्य के और अंत का। बहुत अच्छा। मध्य से अंत के महत्तम क्षेत्र को क्या बोलेंगे, आयाम। अंत बिंदु वह बिंदु जहां से पर विस्थापन का मान महत्तम होता है। देखिए यहां से शुरू 20 से गए, अब यहां से आगे यहाँ विस्थापन गए तो इसको क्या हुआ, अधिकतम हो गया। तो अंत बिंदु समझ गए क्या होता है, मध्य बिंदु भी समझ गए। प्रभावी लंबाई क्या है, लंबाई ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, लंबाई। इसको डोरी की लंबाई जिसे बोलते हैं। तो प्रभावी लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के दरम्यान केंद्र के बीच की दूरी, देखिए यहां से लटकाए इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, लंबाई। समझ गए। आयाम आ गया। आयाम को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या बोलेंगे, आयाम। आयाम तो आप सब अच्छा समझ गए। ये बताइए कि बीच मध्य बिंदु पर विस्थापन क्या होगा, डायरेक्ट पूछा हुआ, 0 होगा। गति ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा, और स्थिति ऊर्जा 0। गति ऊर्जा अधिक तो स्थिति ऊर्जा 0 होगा। मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान क्या होगा,
अभी समझाए ना, महत्तम। महत्तम होगा। और बाद बाकी शून्य होता है और अंत बिंदु पर उल्टा होता है। सरल लोलक की अंत बिंदु पर महत्तम होता है क्या? महत्तम गतिज ऊर्जा, त्वरण और विस्थापन। त्वरण और विस्थापन। अब आवर्ती गति क्या होता है? आवर्ती गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराते हैं, यहां से गए यहां से आए, वहां से गए यहां से गए, बार बार दोहराए, उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराए उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। अब जैसे कि झूले की गति कैसी गति है? आवर्ती गति हो जाएगा, बार बार दोहराता है। एक होता है दोलनी गति, एक होता है आवर्ती गति। दोलनी गति, आवर्ती गति। तो ये बताइए झूले की गति कैसी है? आवर्ती गति होगा। झूले की गति क्या है? आवर्ती गति की गति आवर्ती गति। और घड़ी की सुई कैसी है? घड़ी की सुई अभी तो आवर्ती गति है, दोलनी भी है। घड़ी की सुई आवर्ती गति और दोलनी दोनों है। आगे और ये क्या है? प्रत्यानयन, पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम भी क्या होता है? आवर्ती। देखिए झूले की गति आवर्ती है। अब बोलेगा आपको एग्जाम में देगा, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है, नहीं समझे? प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति है कि नहीं है? अब देखिए हम बताए कि देखिए घड़ी और पेंडुलम आवर्ती भी है, दोलनी भी है, और झूले की गति क्या है? सिर्फ आवर्ती गति है। प्रति दोलनी आवर्ती नहीं हो सकता है, और प्रत्येक आवर्ती दोलनी हो सकता है। क्यों? क्योंकि घड़ी की गति और पेंडुलम की गति दोनों है। समझ गए ना? घड़ी की गति देखिए आवर्ती गति भी है, पेंडुलम की गति भी है, और दोलनी भी क्या है? घड़ी और ये। और झूले की गति क्या है? आवर्ती गति। सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं है। अब आवर्ती गति समझ गए? अब बोलेगा आवर्त काल क्या होता है? तो अब देखिए आवर्त काल क्या होता है? यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से गया, तो यहाँ से कुछ समय लगेगा। तो समझे कि एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय को क्या बोलेंगे? आवर्त काल। यहाँ से यहाँ के समय को क्या बोलेंगे? आवर्त काल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल। आवर्त काल को किससे सूचित करते हैं? बड़ी टी से। आवर्त काल कैसे मतलब? टी हुआ तो क्या हुआ? समय, समय का सेकेंड, समय का। ये बताइए आवर्त काल अधिक होगा तो क्या होगा? गति सुस्त होगा ना। आवर्त काल अधिक लगेगा तो सुस्त होगा। अधिक जैसे समय ज्यादा लग रहा है तो कम सुस्त है ना, नहीं समझे? समय ज्यादा देर से नहीं पहुंचेगा। अरे अपने आप समझे, ज्यादा समय लग रहा है तो गति कम ना है, और गति स्पीड रहेगा तो क्या होगा? समय कम लगेगा। ये सोचने वाला क्वेश्चन है। आवृत्ति कुछ नहीं है। अब ये देखिए आवृत्ति जो कि प्रत्येक सेकंड में, जैसे यहाँ से गए, एक सेकंड में जितना बार कंपन इस तरह से रखी है उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। एक सेकंड में जितना बार कंपन की है उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवर्त काल क्या बताया? लगने वाला समय। बहुत अच्छा, आपका बहुत दिया। मतलब एक दोलन काल में जो पूरा समय उसको क्या बोलेंगे? आवर्त काल। और आवृत्ति क्या बताया? एक सेकंड में जितना बार इस तरह कंपन कर क्या बोलेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति के सही मतलब क्या होता है? हर्ज। आवृत्ति के सही मतलब हर्ज। लेकिन दूसरा भी होता है, आवृत्ति बराबर होता है। अभी समझा, यही तो समझोगे तब ना। कुछ न है तो सूत्र याद कर लीजिए। देखिए आवृत्ति बराबर 1/, क्या है? टी है। तो आवृत्ति एक सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है? टी है ना, समय नहीं हुआ, उसी को बोलेंगे। तो आवृत्ति के सही मतलब हर्ज के अलावा प्रति सेकेंड भी होगा। हर्ज के अलावा सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। अगर एम द्रव्यमान के पिन को एल लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, एम द्रव्यमान के पिन को एल लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, दोलन के फलस्वरूप आवर्तकाल होता है। तो ये बताइए सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बटे जी। एल क्या होता है? डोरी की लंबाई, अभी बताया था ना। और पाई तो जानिए रहे, टी क्या हुआ? समय हुआ, और जी गुरुत्वीय त्वरण हुआ। अब यहाँ देता है कि यहाँ 2 गुना किया जाती है, क्या हो जाएगा? अब बोलेगा समय 2 गुना हो तो लंबाई क्या होगा? आवर्तकाल। ये रूट है इधर आके क्या हुआ? रूट है इधर स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे यहाँ रूट एल है और रूट इधर आके क्या हुआ? स्क्वायर। तो लंबाई क्या होगा? 4 गुनी। अब बोलेगा लंबाई 4 गुनी तो आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुनी। रूट 4 का मान क्या होता? 2। समझे ना? लंबाई 2 गुना तो आवर्तकाल। बोले ना, लंबाई 2 गुना तो आवर्तकाल। रूट 2 गुना ना, 2 का मान निकलेगा। जो बोलेगा उसमें डाल दीजिए, खाली रूट एल का यूज कीजिए।
रूट एल बराबर टी। लंबाई दुगुना किए तो समय क्या होगा, रूट टू गुना। आप ही 4 गुना करेंगे तो रूट इधर आके क्या होगा 16 गुना, रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाता है। अब जैसे आपका आगे चल के न्यूमेरिकल दे देता है कि 9.8 है, ये बताए थे सीधा इसके सीधे के साथ क्या होता है, इधर इसके सीधे के साथ बोले थे अधिक का कम, सूत्र लिखे ना 2.2 क्या होता है रूट अंडर एल बटे जी होता है। यहाँ क्या होता है टी। आप बोलेगा कि लंबाई अधिक करे तो आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई अधिक करे तो आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई अधिक है, आवर्तकाल लंबाई का अधिक तो आवर्तकाल भी क्या होगा, अधिक होगा। सीधा सीधा बराबर, अभी कुछ चीज दिए नहीं सूझे, ये सीधा सीधा ही टेढ़ा है ना, टेढ़ा रहेगा तो उल्टा होगा, सीधा सीधे रहे तो देखिए लंबाई अधिक तो ये भी क्या होगा अधिक, समझ गए ना। ये गुरुत्वीय त्वरण बोलेगा कि अधिक तो इस समय क्या हुआ कम, इस समय कम तो ये अधिक, कोना कोनी हो ना तभी होगा उल्टा हो जाएगा, और सीधा सीधी होगा तो हो जाएगा बल बराबर में बताए थे ना। आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, आप तुरंत आप बता सकते हैं नहीं करेगा। यहाँ में एम कहीं यूज हो रहा है, आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला है 2.2 रूट अंडर एल बाई जी, एम है कहीं यहाँ पर, काम खत्म। अगर किसी झूले पर एक या कोई व्यक्ति झूल रहे हैं तो आवर्तकाल बदलता है कि नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया। जैसे कि यहाँ झूल रही है, ये झूलवा है, इस पर एक आदमी झूल रहा है, वो चल गया तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है, प्रभावी लंबाई घटने कारण आवर्तकाल क्या होगा, अपने आप को सोचिए, हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। देखिए अब ये झुलवा से झूल रहे हैं, आप बताइए हम झुलवा से उतर जाएंगे तो झुलवा क्या होगा, कम हो गया ना, रुकने जाएगा तो अपने हो जाएगा। अपने आप को सोचिए, झुलवा झूल रहा है और आप मतलब खड़े हो जाइएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जो स्पीड से झुलवा चलेगा वही स्पीड से वो चलेगा, उतर जाइएगा तो कम हो जाएगा। अब आप इससे समझ पाएंगे। देखिए बैठते हैं तो क्या होता है, झुलवा लंबाई ज्यादा होता है। अपने आप को सोचिए, अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने कारण आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, और झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाता है। उल्टा होने पर उल्टा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0, केंद्र पर क्या होता है जी का मान छोटी 0, और लेकिन आवर्तकाल क्या होता है, अनंत। ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देता है ये क्वेश्चन। आवर्तकाल अनंत हुआ केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल क्या होता है, अनंत। छोटी जी का मान 0 तो इसलिए आवर्तकाल क्या होगा, अनंत। ये खूब देता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई बढ़े तो आवर्तकाल क्या होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ तुरंत अभी बताया, अभी यही से समझ में आएगा। यहाँ एल बढ़े तो टी बढ़े, टी बढ़े तो एल बढ़े। अब रट्टा मारिएगा, रट्टा मारते रहिए, सुस्त अधिक कम। गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा, तुरंत बताइए अभी। अब देखिए रूट अंडर एल बाई क्या बताया, जी टी। अब जी बढ़े तो टी क्या हुआ, हो गया ना काम कंप्लीट। अब किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, माना कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के है और उसके लटके हुए पिंड का द्रव्यमान एम है, तो आवर्तकाल क्या होगा। स्प्रिंग वाला का आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, इसका थोड़ा अलग हो जाता है, 2 रूट अंडर एम बाई के होता है। तो स्प्रिंग में एम यूज होता है, द्रव्यमान होता है। बोलेगा स्प्रिंग वाला आवर्तकाल में द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जो नहीं पढ़ के जाएगा वो बोलेगा नहीं करेगा, लुसेंट सब में वही दिया है। नियतांक हुआ ई देता है कि स्प्रिंग का लोलक का आवर्तकाल पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड का होता है, सेकंड है तो 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। ये बताइए छोटी जी बराबर कोई सूत्र कल बताए थे क्या, छोटी जी बराबर कुछ बताए थे, जीएम बटे आर स्क्वायर, बड़ी जीएम बटे आर स्क्वायर, छोटी जी बराबर जीएम बटे आर स्क्वायर। आगे बताइए, एगो न्यूमेरिकल बता देते हैं।
अगर एक सरल लोलक का 10 सेकेंड में 50 बार दोलन करती है तो आवृत्ति बताएं। 10 सेकंड 10 से भाग अभी बताए ना, 5 तो कितना हो जाएगा? 5 दोलन होगा। लेकिन आवर्तकाल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बार टी बराबर 1 बाई क्या बोले? आवृत्ति बताए। तो इसको बैठाने दीजिएगा तो 1/5 की जगह कितना? 0.2। नहीं समझे? कोणीय वेग ओमेगा बराबर फॉर्मूला याद है किसी को? W बराबर होता है 2 पाई n होता है, 2 पाई n होता है, 2 पाई n। हाँ। देखिए सरल आवर्त गति को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में SHM से आप देखिए क्वेश्चन कितना हल्का सा मार लीजिएगा तुरंत। अभी SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आलोकित किया जाता है वक्र कैसा होगा? उसका परवलय होगा। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन है पर इसका त्वरण क्या होगा? महत्तम विस्थापन त्वरण क्या होगा? महत्तम होगा। बताएं, अभी यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर शून्य होगा, वहां पर क्या होगा? अधिकतम होगा। यहाँ जो बताए थे बीच वाला पर उसी में अंतर्गत आ जाएगा। देखिए किसी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? अभी बताए थे माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलेंगे। यदि एक साधारण लौलक के धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाए, बॉब मतलब समझ रहे हो? लकड़ी का गुटका समझ लो, गुटका जो होता है। हाँ समझ गए ना। एक साधारण लोलक के धातु का बॉब लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाए तो उसका समय अवधि क्या होगा? यथावत रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा? कम होगा। एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वो बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बैठेगा तो चलने लगेगी ना। जब सरल लोलक का आवर्तकाल T एवं गुरुत्वाकर्षण G में संबंध बताइए। याद है? क्या बोले? बड़ी टी और छोटी जी का संबंध। बड़ी टी है छोटी टी स्क्वायर होता है समानुपाती L/G होता है। टी स्क्वायर समानुपाती L/G, टी स्क्वायर समानुपाती L/G। अभी देखिए तुरंत अभी न्यूमेरिकल चलेगा। अभी सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना होता है तो लंबाई कितना गुना होगा? अभी यहाँ बैठाइए, लंबाई दुगुना तो बताइए आवर्तकाल क्या होगा? 4 गुना। लंबाई दुगुना तो टी पूछ रहे हैं, 4 गुना नहीं होगा? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आयाम बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। उससे कोई कनेक्टेड है ना, आयाम बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल अपवर्तित कैसे रहेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयाम बढ़ाने से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई और जी के गुरुत्वीय त्वरण पर, लंबाई पर। अभी बतबे नहीं किए ठीक। एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? लोलक की लंबाई अभी बताए ना, सीधा वाला संबंध बढ़ जाएगा। झूले पर बैठकर लड़की की गति कैसी है? अभी तुरंत बताते हैं, आवर्ती गति। झूले पर बैठे कंप्लीट हो गया। मेन तो ये चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चन रोज आता है। क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दीजिए। पदार्थ के समान गुण। द्रव समझ लो जो भी आपको दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली जो आदमी उदमी जितना है जिसमें द्रव्यमान हो, समझ गए? जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों मेरा अनुभव किया जा सके, समझ गए ना? जिसमें कोई भी सामान जो दिख रहा है जिसमें द्रव्यमान हो, जो मेरी ज्ञानेंद्रियों अनुभव किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है, समझ गए? तो द्रव्य के अंतर्गत ही ये सब आ जाएगा। ठोस द्रव गैस है और द्रव खुद द्रव हो जाएगा। समझ में आया? वह वस्तु जो स्थान गिरती है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान से कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में क्या बोले? मेटल। लोहा लकड़ी हवा दूध पानी सब क्या है? मेटल है। अब जानेंगे हम सब मिटौना कहाँ गया रे मेरा रे? ठोस द्रव गैस। ठोस देखिए एकदम एकदम सटल सटल, एकदम जकड़ जकड़, इसको क्या बोलेंगे? ठोस। द्रव थोड़ा थोड़ा हट करके इसको, गैस पूरा फैल,
समझ गए ना। ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, ये गैस हुआ। पूरा जकरा है, इसमें बल भी ज्यादा, प्रत्यस्थता बल, बल घना, तो ये सब क्या होगा ज्यादा। ई ज्यादा तो इससे थोड़ा सा, ई सबसे ज्यादा, ई ज्यादा तो इससे ज्यादा, इससे कम थोड़ा, ई सबसे कम, ई ज्यादा तो ई थोड़ा सा कम, इससे भी कम। अरे द्रव बीच वाला आदमी बीचे में रहता है, बीच वाला की इधर उधर जाने नहीं देंगे। अब बोलेंगे गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होगा, बताइए। गैस का प्रवाह इससे ज्यादा होगा कि इससे ज्यादा होगा। गैस गैस जो फैलेगा ज्यादा, गैस फैलेगा गैस में ना, तो इसमें ज्यादा तो इसमें क्या होगा कम, बीच वाला तो बीचे हो जाएगा। अब आपको बोलेंगे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में। अंतराण्विक स्थान, खाली स्थान में गैस गुजरेगा, गैस में। अब आपको बोलेंगे विसरण, विसरण जो होता है, फैलाव जो होता है महक, गैस में। अब देखिए घनत्व, यहाँ भी लिखे ना घनत्व, ठोस में। अंतराण्विक आकर्षण बल, ठोस में। प्रत्यस्था कठोरता, प्रत्यस्थ मजबूत, ठोस, बर्फ एकदम ठोस रहता है एकदम। संसंजक बल, अरे बल और घनत्व जहां लगी जाओ ठीक ही बोले ठोस। अब देखिए आप सब मार दीजिएगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस, सबसे कम ठोस में। घनत्व सबसे अधिक ठोस में, बीच में द्रव, लास्ट में गैस। अंतराण्विक स्थान, स्थान गैस में। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में। प्रत्यस्थता और कठोरता ठोस में, सब याद। संसंजक बल ठोस में। विसरण गैस में। ये तो कंप्लीट हो गया। आके तो दिखा दो एग्जाम में बोलना। ये जब अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान बदलता है कि नहीं बदलता है, क्या बोला सर? अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। हम सब टोटल कितनी अवस्था पढ़े हैं, एग्जाम में देगा पदार्थ के मुख्यतः कितनी अवस्था है, 3। अब पदार्थ के कितनी अवस्था है तो 5, मुख्यतः लगेगा 3, ऐसे बोलेगा तो 5। ठोस द्रव गैस 3 अवस्था हो गया। चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस कंडेंसर, और छठा भी हम बताते हैं हार्मोनिक कंडेंसर। छठा अवस्था को मान्यता नहीं दिया इसीलिए अभी उसका कोई अथी नहीं है। छठा अवस्था का हार्मोनिक कंडेंसेट, अरे पांचवा बोस कंडेंसेट बोला है, आइंस्टीन ने किया है सब, एसएन बोस सब किया है मिलके। आगे बताइए प्लाज्मा पदार्थ की कौवी अवस्था है, चौथी अवस्था है। तो ये सूर्य से, सूर्य ताराओं जो आता है ना चमक, वो प्लाज्मा अवस्था कारण है। सूर्य तारा से जो चमक आता है किस अवस्था कारण, प्लाज्मा अवस्था। कौमी अवस्था बताए चौथी, वो 4 ऐसा होता है ना, हो गया। प्लाज्मा अवस्था का तापमान बताइए 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था, आयनित मतलब नहीं समझे, आयन, आयन मतलब जहां प्लस माइनस हो। आयनित मतलब आयन नहीं होता कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, वही आयन बोलते हैं। जो चार्ज हो जिसको बोलेंगे आयन। प्लाज्मा प्रायः विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। प्लाज्मा किस में पाए जाते हैं, विसर्जन नलिका और नाभिकीय रिएक्टर में। अभी बताए थे सूर्य तारों की उष्मा ऊर्जा चमक किस अवस्था का है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, सुचालक है। प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने किया था, वो है नाम भूल रहे हैं, क्रुक्स को, विलियम क्रूक्स, विलियम क्रूक्स। इसका नामकरण किसने किया था, इरविन लैंग्यूमर, इरविन लैंग्यूमर। आप बताइए पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज किसने किया था, 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने 5वीं अवस्था की गणना किया था। लेकिन इसी के आधार पर पदार्थ की 5वीं अवस्था का भविष्यवाणी कौन किया था, आइंस्टीन। भविष्यवाणी बोलेगा तो आइंस्टीन बोलेगा। आगे बताइए कि सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा, ठोस में। बहुत अच्छा। आगे बताइए सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा, ठोस में। आगे बताइए आप सब कि अंतराणिक स्थान गैस में। अब पढ़ेंगे हम पदार्थ के समान गुण। दाब, दाब है, और दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब इसको रट्टा मारिएगा, ये समझे नहीं आएगा, डायरेक्ट याद रखिए। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा,
सब चीज याद हो जाएगा, खाली बल कैसे मतलब याद है ना, न्यूटन और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। यदि किसी, देखो घुमा के कितना बोला, इसी को बोल रहा है घुमा के। यदि किसी सतह के स्रोत पर लंबवत कोई बल, तो कहा जाता है सतह पर दाब लग रहा है। यदि किसी सतह, सतह मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, सतह तो लंबाई चौड़ाई, तो बल बटे क्षेत्रफल क्या हुआ, दाब। पृष्ठ के सतह पर लगने, पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। बल और क्षेत्रफल के बराबर होता है क्या, दाब। शॉर्ट में बोलेगा अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, देखिए क्षेत्रफल और बल पर कर क्या कहलाता है, दाब। क्षेत्रफल बल क्या हो गया, दाब। और दाब कैसे मात्रक बटेगी आप सब, पास्कल तो सब जानता है। बल का क्या हुआ, न्यूटन, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको या बोलेंगे परनोद बटे क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। परनोद बोले, लंबवत बल बोले, ठीक है। परनोद को इंग्लिश में बोलते थ्रस्ट। थ्रस्ट कैसे मात्रक दे दिया था एग्जाम में, थ्रस्ट देगा तब क्या करो, थ्रस्ट कैसे मात्रक, न्यूटन। परनोद एक बल है, परनोद को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट कैसे मात्रक दिया है, न्यूटन। दाब कैसे मात्रक क्या बताए, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बार तथा मिली बार, ऋतु विज्ञान में वायु दाब के, वायुमंडल के दाब को प्रायः बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते थे। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल दाब को प्रायः किसे, बार अथवा मिली बार। तो एक बार बराबर कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन एक मिली बार बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। देखिए मिली में 10 3 घट जाता है, ठीक है। 10 क्या हो, देखिए 3, इसको -3 हुआ, 10 क्या हुआ, -3, तो 5 में 3 गया तो क्या होगा, 2। सब आदमी 5 5 याद करके जाएगा, दिया देगा मिली बार। तब एक मिली बार बराबर कितना बताया, 10⁻²। बताए, मिली को चेंज करके मिली बार बोले हैं। मिली बोलेगा तो -3 हो जाएगा, और मिली बार बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। दाब कैसी राशि है, अदिश। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा क्या होता है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ऊंचाई बढ़ेगा दाब घटेगा, ऑटोमेटिक अधिक होगा। उड़ते विमान के अंदर दाब बाहर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक। द्रवों का दाब बराबर कोई फॉर्मूला याद है किसी को, रो जी एच प्लस अम्लीय दाब, ठीक है। बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। गहराई उस पर निर्भर करता है। तरल वे पदार्थ है जिनमें वन्यता का गुण होता है या बर्तन का आकार धारण करने का क्षमता होता है, इसे द्रव और गैस दोनों तरल है। समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर अम्लीय दाब क्या होता है, घटेगा। समुद्र तल से ऊपर जाए या नीचे जाए अम्लीय दाब क्या होगा, घटेगा। उल्टा पुल्टा नहीं मारिएगा आप सब, घटेगा सर। नहीं सर, हमको लगा नीचे बढ़ेगा। हाँ सही है। कुआं में खाना जल्दी बन जाता है, पहाड़ में खाना जल्दी नहीं बढ़ता। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर अम्लीय दाब क्या होता है, घटता है। नीचे जाने बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर अम्लीय दाब घटता है। समुद्र लगा, पृथ्वी से होता है, तुम जो बोले पृथ्वी के रिकॉर्डिंग करेगा तब। समुद्र के नीचे उसमें जाएंगे तो वो लावा जो बनता है और दबाव अधिक होता है ना। तुम लावा जो बनवा रहे हो, कुआं खोद के बनवा रहे हो, लावा कुआं खोदेगा तब। ये कुआं से कनेक्ट कर रहा है, ये कुआं से कनेक्ट कर रहा है, धरती से कनेक्ट कर रहा है, धरती से कनेक्ट होगा तब। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर अम्लीय दाब घटता है, जिसके कारण क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। लेकिन वाष्पीकरण तेज होता है। क्वथनांक घटेगा तो वाष्पीकरण की दर तेज। अब कैसे, अब सूत्र होता है क्वथनांक अनुपात 1 / वाष्पन की दर। देखिए उल्टा संबंध आया, क्वथनांक अधिक तो वाष्पन क्या होगा, कम। वाष्पन कम तो क्वथनांक अधिक। अब क्वथनांक मतलब उबलना, तो क्वथनांक तेज होगा तो वाष्पन भी तेज ना होगा। नहीं बात नहीं। खाना फिर पकेगा कैसे, कुकर में कैसे होता है, उल्टा। तब तो खाना तब कैसे बनाती है कुकर में। पहाड़ की चोटी पर कितना पर खोलेगा तापमान, अब 100 से नीचे। 100 से नीचे। पहाड़ की चोटी पर कहा, अब बताओ कि दिल्ली पर तापमान और शिमला तापमान कहाँ होगा,
दिल्ली पे अधिक होगा और शिमला में शिमला में कम कम होगा। होगा। जितना ऊंचा हो उतना क्या होगा, कम होगा। कम होगा। दिल्ली क्या है, ऊंचा की नीचा है? ऊंचा। दिल्ली नीचा है, दिल्ली और शिमला क्या ऊंचा है। वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस कम पर खोलेगा कि अधिक पर खोलेगा? शिमला में ऊंचा में कम पर खोलेगा, ठीक है। तो शिमला में 100 डिग्री सेल्सियस कम पर खोलेगा, दिल्ली में 100 डिग्री पर अधिक पर खोलेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता है। यही कारण है कि वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाता है। किसके कारण? वायुदाब की कमी के कारण। यही तो समझना है। वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन का स्याही निकल दी जाती है, क्यों? वायुदाब कम करना। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक में खून निकल जाता है। कहाँ है? नाक से भी खून हो जाता है। पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल होता है, वायुमंडलीय दाब कम। देखिए, वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक समानुपाती होता है। दाब और क्वथनांक समानुपाती, लेकिन वाष्पन का दर जस्ट उल्टा। दाब और क्वथनांक का उल्टा क्या होगा? वाष्पन की दर। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। मतलब द्रव के भीतर जो किसी बिंदु का द्रव का जो स्वतंत्र तल से बिंदु का गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, द्रव का दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या होता है? एक ही गहराई पर द्रव का चारों ओर क्या होगा? समान होगा। एक ही गहराई पर द्रव का दाब क्या होगा? चारों ओर समान होगा। देखिए ये है ना, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है ना, इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक ही गहराई पर है ना। गहराई सबका समान है ना, समझे। एक मान लीजिए लोटा है, लोटा का मतलब गहराई सब में समान होगा, और 3 गो डालेंगे, एगो उंगलियों को डालेंगे, एगो देखिए इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इससे ज्यादा, लेकिन गहराई क्या है? तीनों का समान है ना। इसलिए एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या होता है? समान। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब क्या होगा? अधिक होगा। पास्कल का नियम। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए और संतुलन की अवस्था द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान हो, उसे क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। एग्जाम में डायरेक्ट देता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करता है? पास्कल। खूब देता है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस खूब देता है पास्कल का नियम। ये मशीन पास्कल के 2 मूलभूत गुण पर निर्भर करता है। द्रव के लगभग असंपीड्य होता है, संपीडित नहीं करता है वो, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि असंपीडित होता है। संपीडित होगा तब घटाया बढ़ा सकते हैं, संपीडित होगा तब बढ़ाएंगे। अब कोई जानबूझ नहीं करोगे क्या होता है संपीडित को? कम मात्रा में करेगा। किसी भी दाब के अधीन हुए किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। हाइड्रोलिक मशीन कम करेगा लेकिन बल लगाकर अधिक काम कर सकते हैं, बल का यूज होता है। ये मतलब बर्तन का आकार द्रव के दाब को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। भारी बोझा ढोने वाले ट्रक के टायरे चौड़े बनाए जाते हैं, किस लिए? दबाव अधिक पड़ेगा। देखिए, दाब पर आधारित उदाहरण होता है दाब का। कूद भोथरा जो बोलते हैं, भोथरा मतलब चाकू नहीं होता है। चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर वायुमंडलीय दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। भोथर चाकू से आलू काटते हैं तो ज्यादा लगता है ना बल। दाब क्या होता है उसमें? धार कम होने पर दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगता है, दाब पैदा करने के लिए बल लगाते हैं। इसलिए भारी बोझा ढोने पर ट्रक के टायरे चौड़े बनाए जाते हैं। पल्लवन क्या होता है, कोई बताइए? पल्लवन जो पल्लवन मतलब तैरना होता है। पल्लवन मतलब तैरना। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या बोलते हैं? पल्लवन। पल्लवन वस्तु के भार और द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। भार और द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर नहीं करता, कैसे तैरेगा? जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तैरने का नियम आर्किमिडीज। आर्किमिडीज किस देश का था? यूनान। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था, और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत बोला। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया?
आर्किमिडीज ही दिया। वही जल के उत्क्षेप का अध्ययन करने के लिए आर्किमिडीज ने ही आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था। भार बल तथा उत्क्षेप पनोद एक दूसरे के क्या होता है? भार बल तथा उत्क्षेप पनोद एक दूसरे के विपरीत होता है। हाँ, भार और उत्क्षेप एक दूसरे के विपरीत होता है। परनोद जो है ना अथी उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होता है। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल किसने दिया था? उत्प्लावन या उत्क्षेप बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। जैसे जैसे लोहे की कील में पानी डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है, ये किसके सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज। जहाजों में गति की वृद्धि किस सिद्धांत पर करता है? आर्किमिडीज। जहाज में गति आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी, हटाए गए द्रव का भार होता है। सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है अपेक्षित घनत्व की सहायता से, किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। सोने की शुद्धता ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज। जब बर्फ पानी में तैरता है उसका आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10। 1/9 जहां जहां देता वहां काट देना पहले। ऊपर बोलेगा ना 1/10, नीचे बोलेगा तो वो घटा दो। 1/10 में 1/10 घटा दो, क्या हुआ? 9/10। 1/9 तो मारने नहीं है। 9 से नीचे 9/10, नीचे 9/10, नीचे 10 ही रहेगा। नीचे में 1 घटा देंगे, 1/10 में 1 घटा देंगे तो 9/10, नीचे 9/10। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, लेकिन केजी में 1000 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? नहीं समझे? 900। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना, इसको 1000 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? 900 होगा। तो की ग्राम को क्या बन जाएगा? केजी। और सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है? मीटर। तो केजी प्रति मीटर क्यूब। नहीं समझे? बोलेगा कि बर्फ का घनत्व केजी में कितना होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब में तो 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। और ग्राम में बोलेगा 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अब दोनों में उल्टा होगा तो ट्रिक दे देते हैं। केजी बड़ा लग रहा है कि ग्राम बड़ा लग रहा है? केजी बड़ा है तो बड़ा 900 है, पहले 0.9 है। ये बताइए कि पानी का घनत्व केजी में 900 केजी प्रति मीटर क्यूब 1000। एक्यूरेट जानते हैं कितना? 0.98 होता है। पानी का घनत्व केजी में कितना? 1 के लगभग समझिए, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 1000। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघल कर कहां से पिघलता है? नीचे से, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। बोलेगा बर्फ कहां से पिघलता है? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। दबाव अधिक लगेगा नीचे में, इसलिए एग्जाम में देता है इनमें से कौन आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम नहीं करता है? सेट में मारे होंगे आप सब। मैनोमीटर, सरल वायुदाबमापी, 14 वायुदाबमापी, निंद्रव वायुदाबमापी, ऊंचाई मापी, तुंगताप मापी, ये सभी द्रव व दाब आर्किमिडीज के सिद्धांत कम करते हैं। क्या क्या बताए? मैनोमीटर, सरल वायुदाबमापी, 14 वायुदाबमापी, निद्रव वायुदाबमापी, ऊंचाई मापी या तुंगताप मापी, सब आर्किमिडीज। गैसों का दाब किससे मापते हैं? स्पीड में नहीं पढ़ते हैं गैसों का दाब मैनोमीटर, गैसों का दाब मैनोमीटर। घनत्व क्या होता है? तो वही आयतन बटे किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे? घनत्व। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे? घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे। अब देखिए सूत्र कैसे होगा, रट्टा नहीं मारना है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन में। तो द्रव्यमान कैसे मत रख? केजी, और आयतन का मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। ये चीज होता है कि जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा, ये सोचने वाला है। जो तैरेगा उसका कम होगा, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक होगा। जिसमें डूबेगा उसका कम होगा, जो डूब जाएगा उसका ज्यादा। जो तैरे, सुनो अच्छा से, जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा, बात सुनो, जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम। और जिसमें तैरेगा जो डूबेगा, समझ में आए? जो किसमें आ रहा पहले ध्यान दीजिए। जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम। जिसमें तैरेगा
और जो डूबेगा घनत्व अधिक। सीधा जो तैरेगा उसका कम, जो डूब गया तो उसका घनत्व अधिक हो गया। उल्टा, जिसका घनत्व अधिक रहता है ना वो नीचे रहता है, कम नहीं होगा। जिसका घनत्व अधिक होगा तब ना वो नहीं डूबेगा, घनत्व अधिक होगा तो फिर वो अति नहीं होगा। ये क्या क्या फिर से बोलना चाहते? जो वस्तु का घनत्व कम होगा वही ना तैरेगा। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं। हमको लगा तुम उल्टी बोल रही है। उल्टा रे, उल्टी रे उल्टा। अरे मेरा कहना ये है, शॉर्टकट समझिए। जैसे लोहा का कील गिराते हैं, रुई गिराते हैं, तो लोहा का कील डूब जाता है, तो लोहा का कील घनत्व ज्यादा है कि रुई का ज्यादा है? जो डूब गया उसका ज्यादा है और जो तैरा उसका कम है। बस दिमाग नहीं लगे, जो तैरेगा उसका कम। हमको उल्टा लग गया इसीलिए बोले, जो जिसके समझ में नहीं आ रहा था। तुम डूब जाएगी, तुम धक्का मारोगे। लोहा का एक गोला पारा पर तैरता है, लोहा का गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम है। जो कम रहेगा वो डूबेगा और जो अधिक रहेगा तैरेगा। फिर उल्टा बोलेगा। जो अधिक रहेगा डूबेगा, जो कम रहेगा अरे हो जाता है। जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसके अपेक्षित घनत्व को कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बताए, पानी का घनत्व नहीं से उतना। अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जो भी वस्तु देगा जितना देगा ऊपर लिख दीजिएगा, अब बटे हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का ही दीजिएगा। जिसका भी बोलेगा एल्कोहल तेल्कोहल जितना दे ऊपर लिख दीजिएगा, बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे ही तुलना करना है। तो जल को ही तुलना, नीचे में क्या लिखना है? जल। अब वस्तु जो भी देगा उसको क्या लिखना है? ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? अपेक्षित घनत्व। अब रट्टा मारेगा तो उल्टा पुल्टा मार देगा। अब बोलता है कि अपेक्षित घनत्व या सापेक्षिक घनत्व का मात्रक और विमाहीन राशि है, क्योंकि दो घनत्व का अनुपात मात्र होता है। ठीक, बोले अपेक्षित घनत्व या सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। अब मात्रक नहीं होगा तो विमाहीन होगा। हाइड्रोमीटर किस ईंधन को कम करता है? पल्लवन या आर्किमिडीज। तो ये बताइए, तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो डो 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 आर्द्रता बोलेगा तो गो, दो में गो आएगा, दो में गो। दूध मापी किससे सिद्ध करते? दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर, और दूध की शुद्धता बोलेगा तो लैक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा, शुद्धता बोलेगा तो लैक्टो, और घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो। अरे घनत्व में ड्रो लगता है, ध्यान रखो, घनत्व में ड्रो। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो किस ईंधन कम करता है? आर्किमिडीज। अब हम सब पढ़ेंगे ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल किसको बोलेंगे? जो समान चीज पर लगेगा उसको ससंजक, जो दो विभिन्न पदार्थ पर होगा असंजक। दो विभिन्न बोलेगा तो असंजक, और समान पदार्थ रहेगा तो ससंजक। चिपक गया तो क्या होगा? ससंजक, और हट गया तो दो विभिन्न पदार्थ बोलेगा तो क्या होगा? असंजक। समान अणु के बीच लगने वाला बल को ससंजक, 100 से समान 100 से ससंजक। असमान अणु के बीच लगने वाला बल को असंजक। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना किसके कारण? असंजक। असंजक तब चिपक गया ना, लिख रहा है तो इंक तो चिपका ना। चिपका ना, लेकिन दो विभिन्न पदार्थ है ना, दो विभिन्न पदार्थ है। होठ पर लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक पर लिपस्टिक लगाओगे तो ससंजक बल हो जाएगा, चिपकेगा वो। एगो चीज अलग है, एगो चीज अलग है। हाँ, दो विभिन्न पदार्थ रहेगा तो असंजक। असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या बोलेंगे? असंजक। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना असंजक। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना। बुढ़वा सब किस पर लिखता था पहले का मास्टर? चौके से लिखता था ना। अभी भी कोई कोई स्कूल में लिखता है, कोई स्कूल के सभी स्कूल अभी भी लिखाता है। अभी सब स्कूल में वही है, सब स्कूल चौक से ही लिखता है। मार्कर से नहीं लिखता है, कहीं नहीं है मार्कर, पैसा बचाता है। नहीं प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट में होता है, सब बोर्ड पे चौके से लिखाता ही है। आप स्कूल भी अब ये लॉजिकल चीज है। पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारा किस पर नहीं चिपक रहा है?
जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अनुक बीच लगने वाला संसंजक बल अधिक है कम है? अधिक है। आप समझ, पारा कांच पर नहीं चिपक रहा है ना, तो संसंजक बल अधिक है। अधिक हो गया। किसका अधिक है? पारा की कांच का? जो पारा कांच पर नहीं, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अनुक बीच लगने वाला संसंजक बल अधिक है। पारे अधिक, जो नहीं चिपक रहा तो पारा को अधिक है। अब पानी की तुलना, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। कोई बताइए। बताते हैं, न्यूनतम लंबाई बटे क्षेत्रफल। न्यूनतम लंबाई बटे क्षेत्र, मारेंगे जोर बोल। अरे जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, मतलब बल बटे लंबाई, बल बटे। तो पृष्ठ तनाव बराबर पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव बराबर रूट उल्टा पुल्टा तुम सब ऐसा ही मात्रा मारते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर में कंफ्यूज करते हो, कारण सूत्रे पता नहीं तुम सबको। 50 को सूत्रे ने है फिजिक्स में, तुम सब उल्टा पुल्टा मारते हो। पृष्ठ तनाव बटा बल बटे होता है लंबाई, बल बटे अभी बताइए बल कैसे होता है? न्यूटन और प्रति मीटर, ये बड़का हो गया। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। हाई याद रहते तो हाई अपने लिख लिखते, हाई लिखते तो हाई लिख लिखते, दोनों को याद होते। पृष्ठ तनाव बराबर क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर या बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का दूसरा ऐसे मतलब याद है किसी को? बल को तोड़ेंगे क्या? हाँ तोड़ देंगे, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। कोई बोलोगे तो हम तोड़ के भी दिखा सकते हैं, इसमें समय लगेगा। हम बोर्ड में जब पढ़ाए थे तो हम बता दिए थे, ठीक है। तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का ऐसा मतलब क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर या केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव का पृष्ठ तनाव कार्य बटे क्षेत्रफल होता है, अतः पृष्ठ तनाव कैसे मतलब इसी से निकल जाएगा। कार्य बटे क्षेत्रफल हुआ तो कार्य का हुआ जूल और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। बीपीएससी में दिया था किसका जो है ना पृष्ठ तनाव से ज्यादा होता है, बताइए। 67वीं में दिया था शायद। शहद का, शहद का पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा। शहद, पानी, किरोसिन। शहद, पानी, किरोसिन। शहद, पानी, किरोसिन। वो ऑप्शनली है, मतलब सबसे ज्यादा शहद का ही होता है। अरे ज्यादा गाढ़ा होगा ना तो यही ध्यान रखो, गाढ़ा चीज होगा ना तो उसका ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा। तापमान के बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घटता है। तापमान बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांतिक ताप पर क्या होता है? शून्य होता है। एग्जाम्पल देता है कि वर्षा की बूंद या पारे की कण आदि गोलाकार होते हैं, किसके कारण? क्यों? क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम क्षेत्र पर घेरने का प्रयास करता है। शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव। पतली सुई किसके कारण पानी में तैरता है? पृष्ठ तनाव। वैसलीन लगा रहता है उसे तब तैरता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल की मिट्टी तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। शॉर्टकट में समझिए, नल्ला का पानी बगल में है ना, तो उसमें जो है ना तेल छिड़क दीजिएगा, जितना मच्छर उड़ता होगा वो मर जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका जो ना वो लावा भाग देता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर क्या गिराएंगे? तेल। तेल पढ़े थे सर। अब केशिकत समझेंगे, कैपिलरी क्रिया होता है, समझेंगे कि ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना को क्या बोलते हैं? केशिकत। ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना केशिकत। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या बोलते हैं? जैसे कि लालटेन का बत्ती नहीं देखते हैं, केश नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली माना है। सूत्र उतना नहीं पढ़ना है, H बराबर 2T cos थीटा बटे RdG। समझता है, जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ता है, समझ गए? जो कांच को नहीं भिगोता हुआ नीचे उतर जाता है। पारा नहीं भिजता है तो नीचे उतरता है। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव के कारण ही चढ़ते उतरते, वही बोलना चाह रहा है। नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ाने की ऊंचाई का मान क्या होगा? ऊंचाई का मान बढ़ता है। देखो अभी सूत्र बताए, वही तो समझना है। सुना सूत्र? हाँ सर। H बराबर 2T cos थीटा है बराबर RdG होता है। तो H ऊंचाई हुआ, R से क्या हुआ? त्रिज्या बटे में ना रहा है, तो ऊंचाई बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगा? कम होगा। बटे में कोना को नहीं लग रहा है,
नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ाने की ऊंचाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, अधिक होने पर घटेगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना किसके कारण है, किसी का तो कैसी कहते हैं। पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण, किसी का नहीं किसी का थोड़े होगा। सही है, किसी का। पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण किसी कहते हैं। ये खूब देता है। पानी के नवचंद्रक में कौन सा लेंस होता है, अवतल की उत्तल? पानी का हो गया ना, कौन अवतल सी हो नोट जाएगा। की तरफ मतलब पानी का अवतल हो जाएगा। वो जो रहता है बना उस पर, पानी के नवचंद्रक उत्तल लेंस, पारे के उत्तल लेंस के, पारा में बोलेगा उत्तल, पारा उत्तल हो जाएगा। पारा उत्तल पानी अवतल, पारा उत्तल पानी अवतल, पारा उत्तल पारा पानी अवतल। तरल के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को कहते हैं श्यान बल। तरल के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को क्या बोलते हैं, श्यान बल। यह गुण श्यानता कहलाता है। श्यानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाती है। श्यानता किसको दर्शाता है, गाढ़ापन को। तो जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने पर उतना ही अधिक बल लगेगा। नहीं देखते हैं कि जम जाता है तो उसको कितना मजबूत से ठोकते हैं। आप पिघलल चीज को ऐसे हाथ से तुरंत निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं। नारियल तेल। श्यानता का क्रम देखो, सब बता देते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देगा। शहद, पानी, किरोसिन, पेट्रोल। आप बोलेगे एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, शहद पानी किरोसिन पेट्रोल अगड़म बगड़म दे देगा, बोलेगा क्रम में सजाए। तब समझे ज्यादा गाढ़ा कौन है, पानी की किरोसिन? आप बताइए तो। पेट्रोल तो है, पानी गाढ़ा ज्यादा, किरोसिन गाढ़ा है? पानी है। सबसे ज्यादा गाढ़ा हुआ शहद, पानी, किरोसिन, पेट्रोल, द्रव गैस। किरोसिन बाप पेट्रोल। अरे किरोसिन इस शॉर्टकट में समझो। शहद को खाली याद रखो तुम, डीजल हो शहद को याद रखो, इधर अपने याद हो जाएगा। दाम से ये कोटिंग कर देना। शहद खाली हटा दो। शहद का है कि मधुमक्खी से आ जाता है ना, वो फ्री एक हो गया, मान लो कि घर में नहीं लगा देता है। देखो पानी फ्री मिल जाता है, अब पानी से ज्यादा थोड़ा सा महंगा कौन होता है, किरोसिन। और किरोसिन से महंगा कौन होता है, पेट्रोल। समझ गए ना, पानी, किरोसिन, पेट्रोल। क्रम पकड़ा गया। पेट्रोल से महंगा डीजल। हाँ। डीजल ने दिया इसमें। द्रव गैस। मोबिल गाड़ा होता है। श्यानता किसका गुण है, द्रव और गैस का। द्रव और गैस। श्यानता ध्यान दीजिएगा, वो ठोस का नहीं गुण है। श्यानता ठोस नहीं होता, द्रव और गैस। सोच में कैसे हो जाएगा श्यानता, लेकिन पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता क्या होता है, अधिक। जिसमें चलना कठिन, श्यानता उसका क्या होगा, अधिक। अधिक हो जाए। अरे केदा में चलोगे, अब पानी में चलोगे, किसमें ज्यादा लगेगा, केदा में? एकदम गाँव भाषा बोले केदा में तो कादा उसी बोलते हैं। चीचड़, अरे गाँव भाषा भी बोलना चाहिए। बड़े बड़े मास्टर हो गया, खान सर हो गया, इसके जा सब तो अथिये कह रहे, गाँव का है। स्टोक का नियम सूत्र बताइए, उतना लंबा नहीं पढ़ना है। स्टोक का नियम सूत्र, A बराबर 6 पाई एन आर भी, 6 पाई एन आर भी। बर्नौली पर मैं किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली पर मैं ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली पर मैं ऊर्जा संरक्षण। प्रमेय के अनुसार गति ऊर्जा बढ़ने से दाब क्या होता है, घटता है। गति ऊर्जा बढ़ने से दाब घटता है, और गति ऊर्जा घटने से दाब बढ़ेगा। बर्नौली पर में आधारित है किस उपकरण पर, वेंचुरी मीटर, जिसकी सहायता से नली में द्रव की प्रवाह मापते हैं। नली में द्रव की प्रवाह किससे मापते हैं, वेंचुरी मीटर। कलम कहाँ गया रे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देता है। नली में द्रव की प्रवाह वेंचुरी मीटर। फिल्टर पंप किस सिद्धांत को कम करता है, बर्नौली सिद्धांत। फिल्टर पंप, कनित्र, एटोमाइजर, ये बर्नौली पर ये डायरेक्ट देता है। तेज आंधी आने पर टीन का छत का उड़ना, बर्नौली। कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने से गति ऊर्जा बढ़ता है, जिसके कारण दाब भी क्या होता है, घटता है। जब कोई रेलगाड़ी, खूब देता है ये वाला क्वेश्चन, कंफ्यूजन करता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गति ऊर्जा बढ़ने के कारण दाब क्या होगा, घट जाएगा। ये किसके सिद्धांत पर है, बर्नौली। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्योंकि जल गहरा होगा वहां द्रव का स्थितिक दाब अधिक होगा, ये बर्नौली प्रमेय के अनुसार। कंप्लीट हो गया, खाली रिवीजन कराना है अब।
धारा देखिए प्रवाह के महत्तम वेग को क्या बोलेंगे? धारा देखिए प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांति वेग। धारा देखिए प्रवाह के महत्तम वेग को क्या बोलेंगे? क्रांतिक वेग। जब कोई वस्तु किसी श्याम द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगती है। इसी नियत वेग को बोलते हैं सीमांत वेग। प्रारंभ में बढ़े या कुछ देर बाद घटे उसको क्या बोलेंगे? सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी श्याम द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगती है। उस वेग को क्या बोलते हैं? सीमांत वेग। ये डायरेक्ट देता है। पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता है सैनिक, सीमांत वेग से ही पृथ्वी पर उतरता है। पैराशूट की सहायता से। किस वेग से? बिना भंजन, भंजन को बोलते हैं टूटना। बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता को बोलते हैं सुगटायापन, प्लास्टिसिटी। बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता क्या होता है? सुगटायापन। जैसे हो गया प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफलॉन बर्तन, ये सब क्या होता है? सुगटायापन का उदाहरण है। प्रत्यास्थता समझते हैं? जिधर से खींचे इलास्टिसिटी, मतलब जिस फिर वहां पर आ जाता है। स्प्रिंग कह सकते हैं प्रत्यास्थता। रबड़। हाँ, जब वस्तु को बल लगाकर खींचते हैं, देखिए पहले जहां पर वही रहता है, स्प्रिंग जैसे केवाड़ी में लगाया ना, खींचते हैं तब आगे आता है, फिर अपने आप आ जाता है। जिस अवस्था से था उसी अवस्था में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब वो हटा लिया जाता है तो वह वस्तु पुनः इसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। रबर, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज कैसा है? इलास्टिसिटी। क्वार्ट्ज का होता है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज देता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता कितना? क्वार्ट्ज। हाथी की दांत, क्वार्ट्ज। हाथी का दांत नहीं देता, ऑप्शन रबर देता है। क्वार्ट्ज, रबर की गोली, मोम, गीली मिट्टी। परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? विकृति। परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई के लंबाई को विकृति। विकृति का मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है? मात्रकहीन और बीमाहीन। बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को बोलते हैं प्रतिबल। बल के विरुद्ध जो एकांक क्षेत्रफल में लगे उसको बोलेंगे प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? निकालो बल बटे क्षेत्रफल का। बल का हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती क्या होता है? विकृति। ये किसका नियम है? हुक का नियम। प्रतिबल अब विकृति बोलेगा किस नियम से आधारित है? तो हुक का नियम। प्रत्यास्थता गुणांक किससे संबंधित है? डायरेक्ट देता है। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किससे संबंधित है? हुक का नियम से। डायरेक्ट देता है। प्रत्यास्थता गुणांक किस नियम का है? हुक का नियम। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक क्या है? हुक का नियम। इसका ऐसा मतलब सभी को बोलेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर सुनिए, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक, ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया है। कौन सा बल संपर्क बल है? बताइए। घर्षण बल। घर्षण बल कैसा है? संपर्क बल। जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? कम। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, हम तुरंत बताए थे पीछे। विपरीत। बीएसएससी 2013 में पूछा है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत। जहाजों की गति में वृद्धि किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप बल। किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल को क्या बोलते हैं? उत्क्षेप बल। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या है? किससे? पानी से। सापेक्ष घनत्व बराबर कुछ फॉर्मूला बताए थे। वस्तु घनत्व मतलब पानी का घनत्व। सीजीएस पढ़ाने में विकृति का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अभी तुरंत बताए ना, कुछ नहीं। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही किसके कारण सूखता है? स्याही कैसी कहते हैं? आगे बताइए। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती संपाती होता है। ऑप्शन 1 क्वेश्चन था। वस्तु पानी में तैरती है किसके कारण? आर्किमिडीज। अभी सूत्र अभी बताए थे
बिना भंजन के पदार्थ का विकृत होने की योग्यता क्या बोले थे? हाँ इलास्टिसिटी सुगटयापन। बिना टूटे। ये डायरेक्ट दिया था। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यवस्था गुणांक क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यवस्था गुणांक हमेशा 1 होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व बताइए केजी प्रति मीटर क्यूब में। 900 केजी बोले थे। नहीं 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। और 900 बताए थे बर्फ का। सब पानी मिला दिया आप सब। कानों की कान की अधिकतम गति ऊर्जा किस में होगा? ठोस की तरफ की गैस में? ये तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता है, ठीक है। कल से एक चैप्टर लेते हैं और चैप्टर भी अब जबरदस्त सब है। अभी तो अब है तो क्या करोगे? अब चैप्टर भाई है कहाँ? 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4-5 चैप्टर बचा है। उष्मा और ताप चलेगा कल, ठीक है। उष्मा ताप हो जाएगा, फिर ध्वनि चलेगा, फिर इसके बाद प्रकाश आ जाएगा, इसके बाद विद्युत, इसके बाद कंप्लीट। यही तो बड़ा चैप्टर है। चुंबक है तो छोटा है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।